आज के वीडियो की शुरुआत इस सवाल से करते हैं। सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में अर्थ समिट 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। बड़ा ही छोटा सवाल है लेकिन आप इसमें फंस सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। न्यूज़पेपर डिस्कशन में ये मैंने पढ़ाया भी था अर्थ समिट 2025 के बारे में। ये अर्थ समिट रियो समिट से अलग है, वो 1992 में हुआ था और इस बार का जो कॉप हुआ है उससे भी यह अलग है। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 60 MCQ करीब में प्रैक्टिस करना शुरू किया था। 100 तक करेंगे हम लोग, जिसमें से मैंने 34 के करीब में सवाल ही करवाए थे पिछले वीडियो में। 34 से 40 के बीच में करवाए थे सवाल। आज की शुरुआत इसी सवाल से करेंगे हम लोग। ज़रा इसको हल करने का प्रयास कीजिए कि हाल ही में अर्थ समिट 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। निकालिएगा सभी का आंसर। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, 72 BPSC हो या AEDO एग्जामिनेशन हो या बिहार SI हो, सभी में आपको यह मदद करने वाला है। नीति आयोग है, फिक्की है, नाबार्ड और IAMAI RBI किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया और कहाँ पर किया गया है। आंसर देखिए, इसका आंसर C हो जाएगा। अर्थ समिट का आयोजन नाबार्ड और IAMAI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका फोकस ग्रामीण विकास सहकारी क्षेत्र में डिजिटल तकनीक जैसे कि सहकार सारथी के रूप में उपयोग करने के लिए यह आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित हुआ था ये, तो हाल ही में अर्थ समिट गुजरात के गांधीनगर में यह आयोजित किया गया, जिसमें एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को लेकर के चर्चाएं की गई। यहाँ पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भाग लेने के लिए गए थे, इसको भी याद रखिएगा। इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि ध्रुव जिसको कहा जाता है, नीति का संबंध किससे है। हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए ध्रुव नीति को आगे किया है। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह नीति किससे जुड़ा हुआ है, किससे संबंधित है। राष्ट्रीय डिजिटल पता से संबंधित है, मिसाइल ट्रैकिंग से संबंधित है, स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, अंतरिक्ष मिशन किससे जुड़ा हुआ है। ये तो डिजिटल पता यानी कि नेशनल डिजिटल एड्रेस, जो आपका एड्रेस होगा उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में डिजिटलाइज करने के लिए ध्रुव एड्रेस सिस्टम को शुरू किया गया है, जिसके तहत में डिजिटल एड्रेस होगा जिससे ई-कॉमर्स कंपनियां हो या सरकार की सुविधाएं हैं वो बिल्कुल पिन ड्रॉप लोकेशन के साथ में आप तक पहुंच जाएंगी। डाक विभाग ने ध्रुव नीति का मसौदा तैयार किया है। किसने, तो डाक विभाग ने, जिसका उद्देश्य डिजी पिन का उपयोग करके, डिजिटल पिन का उपयोग करके भारत के लिए मानकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल एड्रेस सिस्टम बनाना है और इसी के तहत में इसको शुरू किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है, ध्रुव इसका नाम रखा गया। ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर A हो जाएगा। महार सत्याग्रह 1927 का नेतृत्व किसने किया था। हाल ही में चर्चा में था क्योंकि यह इसी समय आयोजित किया गया था। इसको मैंने पढ़ाया भी था न्यूज़पेपर डिस्कशन में। द हिंदू में काफ़ी डिटेल में इस पर आर्टिकल आया हुआ था। महार सत्याग्रह 1927 का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, पेरियार हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। पेरियार का तो आत्मसम्मान आंदोलन से नाम जुड़ा हुआ मिलता है हमें, आत्मसम्मान आंदोलन। महात्मा गांधी का तो हरिजन जैसी पत्रिकाओं से नाम जुड़ा हुआ मिलता है। ज्योतिबा फूले जो हैं, इन्होंने क्या किया, गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी और कुछ आंदोलन वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है उन्होंने महार नेतृत्व किया था। महार सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। या छूतों दलितों को चौबदार तालाब में पानी पीने का, मतलब कि बेसिक राइट, बेसिक ह्यूमन राइट की अगर हम लोग बात करें, इसलिए इसको भारत में पहला जो न्यूज़पेपर नाम देते हैं, इसको पहला भारत में ह्यूमन राइट का भी आंदोलन माना जाता है कि आपको सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने का अधिकार सभी को प्राप्त होना चाहिए। इसको लेकर के इस आंदोलन को शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर D हो जाएगा। एक चीज़ और है, सभी सवाल का कृपया आंसर भी निकालिएगा। आप लोग जिनका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है ये प्रयास ज़रूर कीजिए। अगर आप यहाँ पर गलती करेंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट सवाल है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह की तुलना किस ऐतिहासिक घटना से की थी। रूसी क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता से, फ्रांसीसी क्रांति से, औद्योगिक क्रांति से। छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत गहरा है, बहुत सारे बच्चे फंसेंगे इसमें। डॉक्टर अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह की तुलना किस ऐतिहासिक घटना से किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है C, अर्थात फ्रांसीसी क्रांति से उन्होंने इसकी तुलना की थी। क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था परिवर्तन। जो पूरी की पूरी जमी जमाई व्यवस्था चली आ रही थी, जब उसमें परिवर्तन होता है उसी को क्रांति नाम दे दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर C हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह को फ्रांसीसी क्रांति के समान बताया था क्योंकि यह भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित था और सबसे मुख्य चीज़ था समानता, जिसमें सभी जाति, सभी वर्ग के लोग एक कम से कम
सार्वजनिक तालाब का तो उपयोग कर ही सकते हैं जल पीने के लिए, ये बेसिक ह्यूमन राइट होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महार सत्याग्रह में किस सामाजिक कुरीति के विरोध में मनुस्मृति का दहन किया गया था? तो बाल विवाह, सती प्रथा, जातिगत भेदभाव, पर्दा प्रथा, किसके विरोध के फलस्वरूप मनुस्मृति का दहन किया गया था महार सत्याग्रह के दौरान? इसका आंसर क्या हो जाए? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मनुस्मृति का दहन किया था उसमें दो मुख्य मुद्दे थे। पहला तो था कि भाई स्त्रियों के प्रति भेदभाव है, दूसरा जो है वो है जाति को लेकर के बहुत ही बड़े स्तर पर भेदभाव की चर्चा की गई है मनुस्मृति में। जैसे सजा जो है वो जातिगत हिसाब से दिया गया है कि किसी कार्य के लिए, किसी समान अपराध के लिए किसको क्या सजा दी जाएगी। तो जातिगत भेदभाव के कारण ही इसका दहन किया गया था कि भारत का कानून मनुस्मृति के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, भारत के समाज मनुस्मृति के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। मनुस्मृति कोई धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि यह एक कानून की किताब है जो मध्यकालीन दौर में, मध्यकालीन और उससे पहले के दौर में कानून व्यवस्था के लिए उपयोग की जाती थी। 25 दिसंबर 1927 को महार सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने जातिगत भेदभाव का समर्थन करने वाली प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति का दहन किया था। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे। और इस बार का थीम क्या था, ये अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है विश्व मृदा दिवस और इसके थीम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने डिस्कस भी किया था, शहरों से जोड़ करके मैंने कुछ डिस्कस किया था मृदा दिवस के अवसर पर, याद कीजिएगा। 5 दिसंबर, 1 दिसंबर, 25 दिसंबर, 10 दिसंबर किस तिथि को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम थी स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ शहर, हेल्दी सॉइल एंड हेल्दी सिटीज़। बता ही दिया है मैंने आपको थीम, जरूर याद रखिएगा इसको। स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ शहर, हेल्दी सॉइल एंड हेल्दी सिटीज़, ये इस बार का थीम था, जरूर याद रखिएगा। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। सहकार सारथी पहल का उद्देश्य क्या है? सहकार सारथी, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सहकार साथी इनिशिएटिव? मुफ्त बीज प्रोवाइड करवाना, मर्जर विलय करना, सहकारी बैंकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना, जैविक खेती को प्रमोट करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना। क्या है सहकार सारथी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहाँ पर इस तरह के सवाल मिलते हैं? पीसीएस लेवल के सवाल हैं। एईडीओ, टीआरई, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे ना, न्यूज़पेपर से ही करंट बनाए जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के सवाल आते हैं बंधुओं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी बैंकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा क्या? जैविक खेती होगा क्या? मर्जर होगा क्या? होगा इसका आंसर। सहकार सारथी एक डिजिटल पहल है जिसे नाबार्ड ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य छोटे और ग्रामीण सहकारी बैंकों को आधुनिक बैंकिंग तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए इसको शुरू किया गया, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा। सहकारी बैंकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने के लिए, क्योंकि सहकारी बैंक आमतौर पर छोटे होते हैं और छोटे बैंकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर मुहैया करवाया जाएगा नाबार्ड के द्वारा, तो वो भी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगी, अच्छी सुविधाएं अपने उपभोक्ताओं को पहुंचा पाएंगी। इसका आंसर सी हो जाएगा। नाबार्ड का ये पहल है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA आजकल खूब चर्चा में था। क्यों चर्चा में था भाई? इंडिगो क्राइसिस याद है? किस प्रकार से इंडिगो ने पायलट के लिए सुविधाओं के, पायलट और यात्री सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों के कारण सरकार को ब्लैकमेल किया, जब सारी प्लेन को उसने रद्द कर दिया था। तो उसी के दौरान DGCA चर्चा में था, क्योंकि ये चर्चा में तो रहता है, काम कुछ नहीं करते हैं। का मुख्यालय कहाँ पर है? छोटा सवाल पूछा जा रहा है आपसे। बेंगलोर, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? DGCA का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात नई दिल्ली में है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत में विमानन सुरक्षा का नियामक निकाय है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आप मुझे एक चीज़ बताएंगे क्या? RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है, मुंबई में है, कहाँ पर है? दिल्ली में है क्या RBI का मुख्यालय? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? घरेलू विमानन बाजार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? घरेलू डोमेस्टिक जो एविएशन मार्केट है, इसके साइज के हिसाब से हम दुनिया में कौन से स्थान पर हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे?
क्योंकि चर्चा में था और भारत का घरेलू विमानन बाजार बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा है, दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, क्योंकि देश में बड़े बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं और उसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ रहा है, लोगों में परचेजिंग पावर भी आई है, जिसके कारण से लोग एयर टिकट खरीद के ट्रैवल करना चाहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। थर्ड स्थान पर हैं हम लोग डोमेस्टिक एयरप्लेन मार्केट, एविएशन मार्केट में। अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर भारत है। किसमें? तो एविएशन के, डोमेस्टिक एविएशन की हम लोग बात कर रहे हैं। 2025 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बहिर्वाह का मुख्य कारण क्या था? यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो इन द 2025, व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर एफपीआई? ये पूछा गया है आपसे, क्योंकि हमारा रुपया जो है वो गिर करके 90 पर पहुंच गया है। $1 इक्वल टू कितना हो गया है? तो हमारा 1 रुपया, हमारा 90 रुपया बराबर $1 का दाम हो गया है, जिसके कारण से ये चर्चा में है। भारत की कमज़ोर जीडीपी, आरबीआई की नीतियां, अमेरिकी ब्याज दरें और वैश्विक अनिश्चितता, राजनीतिक अस्थिरता। हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है भाई, राजनीतिक रूप से अस्थिर हम लोग तो नहीं हैं। क्या इसके कारण हैं जिसके कारण से एफपीआई बहिर्वाह हुआ है, आउटफ्लो हुआ है हमारे देश में 2025 में? यह पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिकी ब्याज दरों के ऊंचा रहने और वहां के बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कारण से विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित अमेरिकी बाजार में पैसा लगाया है, जिससे एफपीआई बहिर्वाह हुआ और इस बहिर्वाह के कारण से डॉलर की कीमत जो है, डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ी है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर का वैल्यू बढ़ गया है और रुपए का डिवैल्यूएशन हो गया है। तो डॉलर का वैल्यू ज़्यादा बढ़ा है, रुपए का डिवैल्यूएशन कम हुआ है। वित्त मंत्री जी जो बोलती हैं उसका थोड़ा सा कुछ मतलब भी होता है, तो ये भी समझिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। वैसे नहीं होना चाहिए, 90 पर चला गया है अब तो रुपया, जो कि सही नहीं होता है, किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है। श्रोडिंगर की अर्थव्यवस्था में श्रोडिंगर का संदर्भ किस क्षेत्र से है? पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था श्रोडिंगर इकोनॉमी का क्या तात्पर्य है, करंट अफेयर एमसीक्यू मैंने करवाया है, जिस दौरान मैंने आपको पढ़ाया था कि एक साथ दोनों प्रकार की घटनाएं हो रही है। नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ रहा है, रियल जीडीपी नहीं बढ़ पा रहा है। इसके कारण से क्या हो रहा है? तो श्रोडिंगर यानी कि एक साथ दो स्थितियाँ विरोधाभास देखी जा रही हैं। तो इसी श्रोडिंगर का तात्पर्य किस क्षेत्र से है? तो इन्होंने क्वांटम भौतिकी को लेकर के काम किया हुआ है। क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में श्रोडिंगर का बहुत बड़ा नाम है। श्रोडिंगर इक्वेशन जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। यह शब्द क्वांटम भौतिकी के श्रोडिंगर कैट के प्रयोग से लिया गया है, जहाँ की बिल्ली एक ही समय में जीवित और मृत दोनों हो सकती है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह एक अच्छे रियल ग्रोथ और बुरे नॉमिनल स्लो डाउन संकेत को दर्शाता है। इसीलिए कुछ विशेषज्ञों ने श्रोडिंगर इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी को नाम दे दिया था। एक ही समय में जीवित और मृत दोनों कैसे हो सकती है? ये क्वांटम में संभव है कि एक बिल्ली एक ही समय में जीवित और मृत दोनों हो सकती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखिए क्या है। ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया बैन कानून का नाम क्या है? बैन किया गया किन के लिए? 16 वर्ष से ज़्यादा, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसको बैन कर दिया गया। भारत में भी बैन करना चाहिए, है ना? तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑस्ट्रेलियन सोशल मीडिया बैन लॉ? डिजिटल सेफ्टी एक्ट नाम है, ऑप्शन ए। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेब एक्ट नाम है, ऑप्शन बी। सोशल मीडिया रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन सी। ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज एक्ट, ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या नाम है उसका? एक थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है और ऐसा नहीं है कि ये कोई बच्चे नहीं करते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो प्रीलिम पास करते हैं इस प्रकार के ट्रिकों को यूज करते हैं। जब एग्जामिनेशन में मान लीजिए कोई सवाल नहीं आ रहा हो या कन्फ्यूज हो रहे हों, वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब तुक्का लगाना पड़ेगा, कुछ आंसर में गेस करना पड़ता है। तो जो चांसेज होते हैं, जो ऑप्शन सबसे बड़ा लिखा जाता है उनके सही होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ये छोटे मोटे ट्रिक होते हैं कुछ कुछ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अक्सर मैक्सिमम केस में वो सही होने की उनकी संभावना होती है। इसका उपयोग धड़ल्ले से मत कीजिएगा, पहले अपने से आंसर निकालना है। अंत में कुछ क्वेश्चंस गेस करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे सवाल में भी अटेम्प्ट लेना पड़ता है जिनमें हमें बहुत कम चीज़ें पता है। प्रीलिम दिया होगा तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा, तो उस दौरान सबसे अंतिम रूप से इस प्रकार के ट्रिकों का उपयोग करते हैं
जैसे कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज एक्ट जो है यही इसका फुल फॉर्म होगा। कानून का पूरा नाम ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज एक्ट है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के कानून के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों का अनुपालन के लिए कितना समय दिया गया है? 1 वर्ष का, 6 महीने का, 2 वर्ष का, इमीडिएटली तुरंत दिया गया है उनको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, अर्थात उनको 1 वर्ष का समय दिया गया है कि पूरी तरीके से कानून को आप सुनिश्चित तरीके से लागू करें। उसके बाद से आपको समय नहीं दिया जाएगा, उसके बाद से भारी भरकम जुर्माने आप पर लगाए जाएंगे। तत्काल रूप से उनको बोला गया 1 वर्ष के समय के भीतर ही आप अपने प्लेटफॉर्म की इस प्रकार से डिजाइन करें कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी स्थिति में एक्सेस ना कर पाएँ, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। यूनेस्को की ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल भारत की पहली धरोहर कौन सी थी? इस लिस्ट में भारत की 16वीं धरोहर दिवाली त्योहार को शामिल किया गया है ना। इसमें योग भी शामिल है, इसमें तमाम तरह के बहुत सारे पर्व त्योहार शामिल हैं हमारे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहली धरोहर कौन सी शामिल थी? भाई योग, रामलीला, कुटियाट्टम, कुंभ मेला सब पढ़ाया हुआ है मैंने। ये सब न्यूज़पेपर में आया हुआ कंटेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी मैगजीन से लिया गया है। 100% ऑर्गेनिक और ठंड के मौसम में बिल्कुल गरम गरम आपको दे रहा हूँ मैं। ये कहाँ से लिया गया है? ये कुटियाट्टम। तो इसका आंसर कुटियाट्टम हो जाएगा, कुटियाट्टम हो जाएगा, यही सबसे पहला था। 2001 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो भारत की पहली प्रविष्टि थी। केरल की सांस्कृतिक नाट्य परंपरा है ये भी याद रखिएगा, कुटियाट्टम इसको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कालबेलिया भी है, एक राजस्थान की है। रामलीला भी इसमें शामिल है, बहुत सारी चीज़ें शामिल है। बुद्धिस्ट जो मॉन्क हैं वो जो मंत्रों का उच्चारण करते वो भी शामिल है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी इसमें शामिल है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछा जा सकता है प्रीलिम एग्जाम में। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2001 में शामिल है तो कुटियाट्टम। विश्व असमानता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? मैंने पिछले ही वीडियो में न्यूज़पेपर डिस्कशन में पढ़ाया है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, वर्ल्ड बैंक, IMF, ऑक्सफैम। अगर नहीं आ रहा है तो जो अभी ट्रिक बताया मैंने, एक बार उसको अप्लाई कीजिए। क्या होता है, अक्सर वो सही हो जाता है, लेकिन मैंने क्या बोला है, अक्सर होता है। अगर आपको आ रहा है तो कभी भी तुक्का मत लगाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है। थॉमस पिकेटी इसके प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से एक हैं और इन्हीं के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत में असमानता काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच गई है। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सरकार को कुछ यहाँ पर मेजर लेने पड़ेंगे इसको कम करने हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लक्षद्वीप में ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे था? ये इरेलेवेंट क्वेश्चन है, कुछ गलत टाइप हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इसका तो कोई संबंध है नहीं, इससे नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि SIR मतलब SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, उसमें मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में BLO का पूर्ण रूप क्या है? BLO जो शिक्षक महोदय हमारे सारे काम करते हैं, जो घर घर जा कर के SIR का काम कर रहे हैं, सारा काम तो शिक्षकों को ही करना पड़ता है। तो उन BLO का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत चर्चा में भी रहे हैं। स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे बहुत सारे शिक्षक हमारे, क्यों झेलेंगे? उनका ट्रेनिंग स्ट्रेस झेलने के लिए थोड़ी ना हुआ है, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड किया गया उनको, और उनको आप किसी भी काम में लगा दें। अब अगले साल उनको जनगणना में लगाया जाएगा, इस साल SIR, अब इसके बाद अगले साल शिक्षक लोग क्या करेंगे? घर घर जा कर के जनगणना का काम करेंगे। फिर उसके अगले साल हो सकता है पशु गणना में लगा दे कि भाई बकरी गिनो, भैंस गिनो। तो ये सब अपने देश में शिक्षकों का ये हाल है, सरकारी शिक्षकों का, है ना। तो कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाने छोड़ कर बाकी सारा काम करवाते हैं उन लोगों से। SIR प्रक्रिया में BLO का पूर्ण रूप क्या है? ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बेसिक लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, ब्यूरो लेवल ऑफिसर। बहुत आसान सवाल, लेकिन बच्चे फिर भी गलत कर देंगे। BLO को होता है बूथ लेवल ऑफिसर, ज़मीनी स्तर पर मतदाता सूची के सत्यापन और अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। जरूर याद रखिएगा, छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन कई बार यह आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी? दरअसल में
चर्चा में क्यों है? क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर नेक्स्ट ईयर 2026 में भारत में एक बहुत ही बड़े चर्चा संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दुनिया के कई सारे देश शामिल हैं। हमारा भागीदार देश है फिनलैंड, और फिनलैंड जो है सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए मुंबई में एक रोड शो भी आयोजित करेगा। तो वो फिनलैंड आयोजित करेगा सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर के। तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी आखिरकार में होता क्या है? तो टेक, मेक, डिस्पोज, लाओ, बनाओ, फेंको, मोर प्रोडक्शन, कम पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, या फिर प्लास्टिक बैन, किसको कहा जाता है सर्कुलर इकोनॉमी? एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें संसाधन जो हैं वो वेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि वो संसाधन कच्चे माल का काम करते हैं जब उनका उपयोग ख़त्म हो जाता है। तो जैसे आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन जब ख़राब हो गया तो जब आप उसको फेंक देते हैं तो वेस्ट नहीं होगा, बल्कि उसको हम लोग क्या करेंगे? रिसाइकल करेंगे। उसमें सभी पार्ट्स को अलग अलग करके जिनका उपयोग पुनः संभव है उनका फिर से पुनः उपयोग करके हम नया पार्ट बनाएंगे, जिससे प्रकृति के ऊपर में दबाव कम पड़ेगा और देश के ऊपर में दबाव कम पड़ेगा कि हम ज़्यादा ज़्यादा संसाधन फिर से बाहर से खरीद करके लाएं। इसको कहा जाता है सर्कुलर इकोनॉमी, जहाँ पर कोई वेस्ट जो होता है वेस्ट नहीं होता है, दरअसल में वो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए। यानी कि वेस्ट जो है वो क्या है? वो है कच्चा माल, रॉ मटेरियल है किसके लिए? तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए। इसी को कहा जाता है सर्कुलर इकोनॉमी। तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल इसको कहा जाता है बंधुओं। सर्कुलर इकोनॉमी का उद्देश्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, अपशिष्ट को न्यूनतम करना और 3R रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल पर आधारित होता है। ये RRR का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, यही होता है सर्कुलर इकोनॉमी का तात्पर्य। इसका आंसर सी हो जाएगा। संचार साथी ऐप में टैप कॉप मॉड्यूल क्या सुविधा देता है? इंटरनेट के स्पीड के लिए, रिचार्ज के लिए, सक्रिय सिम को जानने के लिए, शिकायत के लिए क्या मौका देता है आपको टैप कॉप? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, टेलीकॉम एनालिस्ट फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसी को टैप कॉप कहा गया है, टेलीकॉम एनालिस्ट फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट, यानी कि गलत प्रकार के चीज़ों को मैनेज करने के लिए और आपके प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया गया है, जो संचार साथी में इस्तेमाल होता है। संचार साथी का एक मॉड्यूल है, एक हिस्सा है, उपयोगकर्ताओं को उनके आधार आईडी पर जारी सभी सिम कार्ड की जांच करने की अनुमति देता है। संचार साथी अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपके आधार पर कितने सिम इशू किए गए हैं वो उसका लिस्ट बना करके दे देगा आपको, है ना। तो इसके लिए उपयोग होता है इसको, टेलीकॉम एनालिस्ट फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि चक्रवात द्वितवाह किस महासागर में बना था? अरब सागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, अटलांटिक महासागर। कहाँ पर चक्रवात द्वितवाह, और इसका नाम किसने रखा था? ये मैंने पिछले वीडियो में करवाया था। तो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, अगर ये भारत है तो यहाँ पर दक्षिण हो गया ये, और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी ये बे ऑफ बंगाल हो गया। तो यहाँ पर चक्रवात द्वितवाह बना था। इसका आंसर चक्रवात द्वितवाह जो है दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। श्रीलंका और तमिलनाडु के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुई है इसके कारण से। भारत के किस राज्य में नटराज की मूर्ति G20 शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित की गई थी? नटराज की मूर्ति भारत के किस राज्य में G20 के दौरान प्रदर्शित की गई थी? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, गुजरात। कहाँ पर G20 का सम्मेलन हुआ था जहाँ पर नटराज की मूर्ति प्रदर्शित की गई थी? भारत मंडपम के बाहर लगाया गया था क्या नटराज की मूर्ति? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। पिछले साल भारत में G20 हुई थी, उसके दौरान इसको किया गया था। अब नेक्स्ट जो है वो 61 से 100 तक के सवाल हैं, जिसको भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन करते हैं। पहला सवाल है, और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर आपसे पूछा गया है। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी? कर राजस्व का अंतर होता है क्या? मुद्रास्फीति का अंतर होता है क्या? फॉरेन एक्सचेंज का होता है क्या? या ऑप्शन डी है केवल कृषि उत्पादों का अंतर होता है क्या? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर किस चीज़ का होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा बेसिक जो अंतर होता है वो होता है इन्फ्लेशन का, बी हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी मौजूदा बाजार की कीमतों पर मापी जाती है, जबकि रियल जीडीपी में मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर स्थिर कीमतों की गणना की जाती है। मौजूदा बाजार कीमत में इन्फ्लेशन शामिल होता है,
जबकि हम लोग बाजार के प्रभाव को अगर हटा देंगे, मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटा देंगे, तो स्थिर कीमतों के आधार पर मापी जाती है, जिससे वास्तविक वृद्धि का पता चलता है। इसी को कहा जाता है क्या, तो रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन शामिल नहीं होता है, नॉमिनल में इन्फ्लेशन शामिल होता है, तो इसको इन्फ्लेशन के आधार पर ही डिफ्रेंशिएट किया जाता है, अंतर किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि नेट ग्रिड की स्थापना किस घटना के बाद प्रस्तावित की गई थी। नेट ग्रिड ये भारत सरकार का इंटेलिजेंस शेयरिंग का, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग का अंतर डिपार्टमेंटल स्तर पर एक बॉडी बनाया गया है, छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया गया है, सही शब्द यही होगा, जिसका उपयोग किया जाता है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किया जाता है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनको एक साथ सिंक्रोनाइज करते हुए किसी इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरे देश के स्तर को सुरक्षा मुहैया करवाना। तो 1999 कारगिल वॉर के बाद बनाया गया था क्या। ऑप्शन बी है 2001 के संसद हमला के बाद बनाया गया था क्या, मुंबई आतंकवादी हमला या उरी हमला। किसके बाद नेट ग्रिड बनाया गया। नेट ग्रिड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कहा जाता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग का सरकार के स्तर पर, इसमें आम पब्लिक शामिल नहीं होती है भाई, सरकार के अलग अलग विंग जो है इंटेलिजेंस के, उनके बीच में या इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म है क्लाउड बेस। ये कब बनाया गया, किस हमले के से हमने सीख लेकर के बनाया इसको, तो मुंबई हमला 2026-11 के मुंबई हमलों ने खुफिया जानकारी साझा करने में कमियों को उजागर किया, जिसके बाद विभिन्न एजेंसियों के डेटा को एकीकृत करने के लिए नेट ग्रिड की अवधारणा तैयार की गई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। संविधान में कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 20(2), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 19 है, 21 है और आर्टिकल 20 का 2 दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 का 2 जो है यह प्रावधान करता है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। नार्को टेस्ट के संदर्भ में 20(3) आत्म अभिसंचय से भी चर्चा में भी था ये कि आत्म अभिसंयन अर्थात मतलब क्या होता है भाई, कि आपको अपने खिलाफ सबूत देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। मैंने पढ़ाया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस संदर्भ में यह चर्चा में था, इसको याद रखिएगा। 20(2) को भी याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या, नेक्स्ट सवाल है कि दिल्ली में नए जिलों के गठन का आधार क्या रखा गया है। दरअसल में दिल्ली में 11 जिले हैं, उनको 13 बनाया जाएगा और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया जा रहा है, जैसे सिंगल छत के नीचे ही आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी की सुविधा हो, चाहे वो राज्य सरकार जुड़ा हुआ सुविधा हो, सारी की सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। इसी में कहा गया 2 जिले बनाए जा रहे बंधुओं, एक है आउटर नॉर्थ और एक है सेंट्रल नॉर्थ करके है, जिसको देखेंगे हम लोग। जनसंख्या वृद्धि के कारण से, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के कारण से, एमसीडी जोन्स के साथ सीमाओं के संरेखण के कारण से, विधानसभा सीटों को बढ़ाने के कारण से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। दिल्ली राजस्व जिलों के 11 से 13 करने का मुख्य उद्देश्य राजस्व प्रशासन की सीमाओं को नगर निगम के 12 जोनों के साथ मिलाना है, ताकि प्रशासन आसान हो सके और सरकार में दोहरापन नहीं हो, ऑफिसर्स ज़्यादा ना लगाने पड़े और सही से काम हो जाए, नागरिकों को भी इधर उधर भटकना ना पड़े। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, भारत किस किस्म के चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये टॉपिक क्यों चर्चा में है, क्योंकि जब पुतिन भारत आए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेक्स्ट डे धमकी दिया कि हम भारत के चावल एक्सपोर्ट पर भी हम जो चावल इंपोर्ट करते उस पर भी हम टैरिफ लगाएंगे। तो अब इसका आंसर दीजिए। जैस्मीन राइस है, स्टिकी राइस, वाइल्ड राइस, बासमती राइस, कौन से चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। उस दौरान मैंने बताया भी था कि ये 2 देशों में बहुत सुंदर होता है, एक भारत में और पाकिस्तान में, और पूरी दुनिया पसंद करती है इसको, चाहे वो यूरोप हो, चीन हो, चीन में खूब चावल उत्पादन होता है लेकिन उसको भी ये चावल पसंद आता है। जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, सभी जगहों पर इसका एक्सपोर्ट हम करते हैं और दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं हम राइस के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बासमती राइस इसका आंसर हो जाएगा। भारत दुनिया में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है, जो अपनी सुगंध और लंबे दाने के लिए जाना जाता है। स्टिकी नहीं होता है, चिपचिपा नहीं होता है, इसके कारण से अपने देश में तो उचित दामों पर आपको मिल जाएगा, फिर भी महंगा मिलता है। 80 से 90 पर केजी जाएंगे तभी नॉर्मल आपको सही बासमती मिलेगा, है ना। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। DPIIT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। DPIIT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, चर्चा में था वित्त मंत्रालय,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, DPIIT बहुत चर्चा में रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसने ही AI रॉयल्टी पर वर्किंग पेपर जारी किया, जिसमें कहा गया कि दुनिया की अब कोई भी AI कंपनी हो, अगर भारत के ओरिजिनल क्रिएटर्स का कंटेंट आप उपयोग करेंगे तो आपको उनको रॉयल्टी देना पड़ेगा। इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर से पेश किया जा सकता है? तमिलनाडु के मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच, मद्रास हाई कोर्ट एक हाई कोर्ट होता है लेकिन उसके बेंच अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो मद्रास हाई कोर्ट का एक बेंच बैठता है मदुरई में, जिसके एक न्यायाधीश महोदय थे, उन्होंने कुछ आदेश दे दिया जिससे नाराज़ हो गए पब्लिक, वही सेंटीमेंट। उसके बाद से इन पर महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा था विपक्षी पार्टियां भारत की। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाया जाता है। महाभियोग शब्द केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए उपयोग किया जाता है, उसके अलावा किसी के लिए भी नहीं किया जा सकता है। तो न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने हस्ताक्षरों की रजामंदी होनी चाहिए, कितने सांसदों की लोकसभा में? 50, 543, 2/3 सदस्य, 100 सदस्य, कितने सारे? तो प्रस्ताव अगर आप लाएंगे लोकसभा में किसी के लिए महाभियोग लाने के लिए ही कम से कम 100 सांसद जब तक नहीं बोलेंगे हाँ भाई लाते हैं, चलो हस्ताक्षर मैं करता हूँ और महाभियोग लाते, तब तक महाभियोग आएगा नहीं। आने के बाद प्रक्रिया क्या होगा? चेयर अर्थात जो अध्यक्ष महोदय हैं वो इसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद इस पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद बहस होगा, बहस के बाद से भाई एक समिति गठित की जाती है, जो समिति अपना रिपोर्ट देगी। उसके बाद से वोटिंग होता है 2/3 से। उस वोटिंग के बाद हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, राष्ट्रपति जी हटाते हैं। लोकसभा महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसद और राज्यसभा में 50 सांसद के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। लेकिन आज तक भारत में किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि उससे पहले ही न्यायाधीश महोदय चलते बनते हैं इस्तीफा दे करके। इंडिगो एयरलाइंस के पास भारतीय घरेलू बाजार का लगभग कितना हिस्सा है इंडिगो एयरलाइंस के पास में? तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 60%। मोनोपोली है इसका। डुओपोली, मोनोपोली मैंने आपको समझाया था। डुओपोली मतलब दो कंपनियां मिलकर के जब पूरा बाजार कब्जा कर लेती हैं, जैसे भारत का टेलीकॉम सेक्टर जो है इसमें दो ही कंपनियां, एक जियो आपके फ़ोन में भी होगा और एक एयरटेल, यही दोनों की कंपनियां रहती हैं। अब तो आइडिया वालों को, जो आइडिया वोडा आजकल के ज़माने में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको तो भाई संरक्षित करना चाहिए क्योंकि वो गायब होते जा रहे हैं। तो डुओपोली है भारत के टेलीकॉम मार्केट में, लेकिन डुओपोली है एविएशन सेक्टर में भी। इंडिगो का तो मोनोपोली ही है भाई, 60% ज़्यादा हिस्सा है, बाकी परसेंटेज हिस्सा एयर इंडिया के पास में है। उसके बाद जो छोटा सा हिस्सा बचता है उसमें स्पाइस जेट और आकाशा जैसे एयरलाइंस काम करते हैं। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैपिटल है। इसका आंसर सी हो जाएगा। श्योक सुरंग किस सड़क मार्ग पर स्थित है बंधुओं? बहुत ही छोटा सवाल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है, मैंने पढ़ाया भी था। श्रीनगर लेह मार्ग पर है, मनाली लेह पर है, तवांग रोड पर है, दरबुक श्योक दौलत बेल्ट होगी, ये जो मार्ग है इस पर है क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दारबुक श्योक दौलत बेल्ट ओल्डी। ये जो रोड है इसी पर बनाया गया है, जो लेह को काराकोरम दर्रों के पास स्थित दौलत बेग ओल्डी से जोड़ती है। यही श्योक सुरंग को बनाया गया है, जो लेह को किससे जोड़ती है? तो काराकोरम दर्रे के पास में दौलत बेग ओल्डी से जोड़ती है। स्ट्रैटेजिक रूप से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जगह, क्योंकि चीन और पाकिस्तान से जो आने वाले समय में कन्फ्लिक्ट अगर होता है तो उस दौरान यह ऑल वेदर रोड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। एस जयशंकर ने किस संदर्भ में गहन बहुपक्षवाद की वकालत की थी? कि भाई डी पर क्या बोला गया था उनको? मल्टीलैटरलिज्म। परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए उन्होंने कहा था क्या? ट्रेड वॉर के लिए उन्होंने कहा था क्या? बहुध्रुवीय विश्व और सांस्कृतिक कूटनीति के लिए उन्होंने कहा था क्या? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए उन्होंने कहा था क्या? किस संदर्भ में उन्होंने डी पर मल्टीलैटरलिज्म की वकालत की थी? हाल ही में यह बहुत चर्चा में रहा था, बहुत डिस्कशन हुआ था इसको लेकर। इसको ऐसे याद रखिएगा, ये सब एक ही टॉपिक से संबंधित है। यूनेस्को की नई दिल्ली में बैठक हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो लाल किले के परिसर के पास।
और उसी दौरान दिवाली को भी घोषित किया गया, उसकी बैठक भी दिल्ली में हुई है और उसी दौरान जयशंकर जी ने इस चीज़ की चर्चा भी की। इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुध्रुवीय विश्व और सांस्कृतिक कूटनीति के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि डीपर मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए, जिससे दुनिया जो है वो सिंगल पोलर और बाईपोलर होने से बचे, सांस्कृतिक और बाकी चीज़ों का संरक्षण भी हो सके। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा कब मिला? नेशनल सॉन्ग का दर्जा कब दिया गया था? When did वंदे मातरम गेट द स्टेटस ऑफ नेशनल सॉन्ग? 1947, 1950, 1905, 1937। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1937 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया था। 1950 में संविधान सभा ने इसे जनगण मन के बराबर का दर्जा दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। किन्होंने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और क्या है भाई? तो यह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। महार सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने पढ़ाया था। महार सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया, किस उद्देश्य से किया गया? आपसे इस भी पूछ रहा हूँ। 1930, 1942, 1927, 1920। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1927 में 20 मार्च 1927 को शुरू हुआ और इस दिन को अब सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सामाजिक अधिकारिता डे, सोशल एम्पावरमेंट डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 मार्च 1927 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलें। आखिरी सवाल करेंगे अब नेक्स्ट जो होगा, विश्व मृदा दिवस की स्थापना किस संगठन ने की थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ। विश्व मृदा दिवस की हेल्दी सॉइल हेल्दी सिटी इस बार का थीम है। इसकी स्थापना किसने की? किसने इसको शुरू किया था विश्व मृदा दिवस को? जरा बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा ने 2013 में विश्व मृदा दिवस को आधिकारिक रूप से समर्थन दिया। 2014 में पहला दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे एक छोटा सा फैक्ट बताइएगा, FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? आप मुझे ये बताएंगे FAO का मुख्यालय कहाँ पर है। बाकी ये PDF मैं स्टडी फॉर UPSC PCS टेलीग्राम पर ही शेयर करूँगा, सभी को प्राप्त होगा, सभी बच्चों के लिए होगा। और धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है अपना फीडबैक अवश्य दें, कुछ भी कमेंट अवश्य करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप इससे कितना ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आए। थैंक यू सो मच।